Chalo, good morning everyone. So from last two lecture we have started discussion about कौन सी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है? ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मूव करेगी ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और उस बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए हम सर्टन इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे मेकिंग सर्टन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. तो उस केस में हमने देखा था कि जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्ट नहीं होता है, मतलब ax बनता है 0. एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ay इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस ऑफ g, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होती है बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है. तो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चार फॉर्मूले. पहले vx इक्वल टू बनेगा ux एंड दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. देन डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल x बनेगा इक्वल टू ux इंटू टी, यानी u cos ऑफ थीटा इंटू टी. सेम कंडीशन वर्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वर्टिकल की केस में vy बनेगा u sin थीटा माइनस ऑफ gt. उसके बाद में y इक्वल्स टू बनेगा u sin थीटा t माइनस ऑफ हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर. ये एकदम बेसिक फॉर्मूले थे रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, जिनके ऊपर से हमने रिमेनिंग क्वेश्चन कंडीशन जो थी उनको डिराइव किया था. जैसे कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल कितनी थी? h मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. देन टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय g. टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल थे, कितने थे? u साइन थीटा अपॉन g. उसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स टू x tan ऑफ थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ये स्टैंडर्ड केस में रिक्वायर्ड फॉर्मूले थे रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल. बट लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? इनके भी कुछ एप्लीकेशंस थे जो स्पेशल केस में एप्लीकेबल है, उनको डिराइव किया था. जैसे कि रिलेशन बिटवीन r एंड h, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, इनके बिटवीन क्या रिलेशन था? वेरी गुड, r इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h इंटू कॉट ऑफ थीटा. उसके बाद में रिलेशन बिटवीन r एंड t, रिलेशन बिटवीन h एंड t. देन हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी? देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? सेम होती है. तो उस केस में टाइम का रिलेशन क्या है, हाइट का रिलेशन क्या है, रेंज एंड हाइट का रिलेशन क्या है, इन सब की स्पेशल केस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट. मतलब कि आपको एक कंडीशन देते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा था अलोंग दिस पाथ, तो इस पाथ के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते टाइम जब प्रोजेक्टाइल यहां पे रहेगा, इस पॉइंट को हम ए कंसीडर करते हैं एंड ए का मतलब होगा हाईएस्ट पॉइंट. तो इस हाईएस्ट पॉइंट का एंगल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अगर हम इस ए को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यानी O से कनेक्ट करेंगे तो यहां पे जो एंगल बनता है फाई, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी? देखो, फाई कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें अपोजिट साइड लगेगी. तो प्रोजेक्टाइल में हम इसको देख चुके, क्या बोलते हैं इस अपोजिट साइड को? वेरी गुड, मैक्सिमम हाइट यानी h. देन ये डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल रेंज के हाफ होगा यानी r बनेगा, सॉरी ये डिस्टेंस बनेगा r बाय 2. तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ पे tan ऑफ फाई इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? अपोजिट कौन है? h अपॉन r बाय 2 था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2h बाय r. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ h एंड r एंड बोलो tan फाई इक्वल्स टू कितना आता है. अगर यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बोला है कि थीटा है, तो उस केस में हमें मालूम है कि h का फॉर्मूला क्या होता है? h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड r इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन g. अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करके हमें इक्वेशन डिराइव करना है. चलो कॉमन पास्ट जिनको आता है करो, सगळ्यांना आलंच पाहिजे, हे सिंपल डिवीजन करना है बस. यहाँ पे क्या बनेगा फिर? tan ऑफ फाई इक्वल्स टू 2 इंटू एच
वेरी गुड। h मतलब कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय कौन है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, सॉरी कॉस ऑफ थीटा अपॉन g। बट बेसिक मैथ्स का रूल हमें मालूम है, a डिवाइडेड बाय b अपॉन c बाई डी अगर है तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू ये डिनोमिनेटर उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये बनेगा g अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। है क्लियर? चलो अब कैंसलेशन करो और एट द एंड क्या बचता है, देखो सिर्फ tan थीटा बचेगा या और कुछ बचेगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा बाई 2। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, जी जी 2 यू स्क्वायर एक साइन थीटा कैंसल, तो क्या बचा बस 1/2 इंटू साइन अपॉन कॉस मतलब tan ऑफ थीटा। ये कौन है, tan ऑफ फाई। देखो थीटा का मतलब कौन, फाई का मतलब कौन, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल when it hits the ground। जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड के ऊपर रीच करेगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो कंडीशन क्या है, हमने देखा है कि अगर प्रोजेक्टाइल को हम u इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, यानी u का मतलब क्या लिखना पड़ेगा, u बनेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो उस केस में अगर हमें कुछ टाइम इंटरवल के बाद में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो वो कितनी बनेगी, vx। और प्रोजेक्टाइल मोशन में vx इतना होता है ऑलवेज ux ही होता है, मतलब कितना होता है, u cos थीटा होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे है, या फिर थोड़ी देर के बाद ग्राउंड पे आ रहा है, इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है, जब हम vy कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, u sin थीटा माइनस ऑफ gt बनेगा। मतलब आफ्टर टाइम इंटरवल t अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो x के अलोंग एंड y के अलोंग ये दोनों वेलोसिटी हमें मिल गई। लेकिन जब बॉडी अपनी पूरी मोशन परफॉर्म करके ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए आ रही है, तब की केस में ये स्मॉल t जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। करा ना, क्योंकि पूरा टाइम वहां पे कंप्लीट हो गया। यानी हम यहाँ पे स्मॉल टी को कैपिटल टी से, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2u sin थीटा बाय g से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो क्या आता है देखो देखो vx तो सेम है, कितनी है vx, u cos ऑफ थीटा, vy कितनी बनेगी अब, u sin थीटा माइनस g इंटू टी है, t इतना था, g कैंसिल होके क्या बचेगा, मतलब u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, तो इनकी सब्ट्रैक्शन कितनी होगी, माइनस ऑफ u sin थीटा, ये vy बन गया। अब इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, असं का, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है एंड थीटा 90 बनेगा, cos 90 0 बनेगा। तो हमारा वेक्टर का रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, उसमें बस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। अब इनकी स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन कॉमन लेके रूट के बाहर आएंगे तो सिर्फ u बचेगा। अब ब्रैकेट में कौन बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज रूट ऑफ 1 इज 1 इंटू एनीथिंग इज। इसका मतलब क्या, मतलब जितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया था ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हे सगळं नाही लिहिलं तरी चालेल, त्या स्टेटमेंट नंतर ही कंडिशन लिहिली तरी चालेल। नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और ये इस पाथ के अलावा मूव हो रहा है, तो उस केस में जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब ए के ऊपर रहेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब कौन जीरो मतलब, वेरी गुड, थोड़ी स्पीड कमी करना है बेटा तेरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने u इतनी वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होगी बोलो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन 1/2 into m into u square, where m is the mass of projectile, u is the velocity of projection। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद हमने देखा है कि वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए बॉडी फर्दर ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos ऑफ थीटा। तो अगर मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब a 1/2 इंटू यम इंटू यू की जगह पे u cos थीटा का स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बट हाफ ऑफ m इंटू यू स्क्वायर। इसको हमने पहले ही वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब k बोला है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a इज इक्वल्स टू k इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्रथमेश, ठीक है। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव की है, सेम वे हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिराइव कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब एट पॉइंट ए। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी जा रही है मतलब उसकी हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, जो मैक्सिमम हाइट होती है मतलब h लेनी पड़ेगी, बट h का यानी मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला है सौरभ, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको अगर अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जी। तो क्या बचा 1/2 इंटू यम इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बट 1/2 m इंटू यू स्क्वायर को हमने पहले ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब k बोला है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट a विल बी इक्वल्स टू k इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक तर लिहून घ्या किंवा मीटिंग जॉईन करून स्क्रीनशॉट घेत चला, जे सोपं वाटेल ते करा। नाही असा फोटो व्यवस्थित येत नाही ना, त्याच्यापेक्षा मीटिंग जॉईन करून स्क्रीनशॉट घेत गेले, स्क्रीनशॉट घ्यायला सोपं असतं। मोबाईल नसेल तर काय करा, डोळ्यांनी फोटो काढून घ्या। फोटो रीडिंग नावाची एक कन्सेप्ट असते बघा, किती लोकांना माहिती आहे फोटो रीडिंग काय असते, पाहिलं ते एकदम डोक्यात जातं का, क्वांटम रीडिंग काय असते, क्वांटम रीडिंग
एका प्रकाशात ते माईक बंद कर. हां बोला आता. एका प्रकाशात सगळं वाचून घ्यायचं. बर सौरभ हात ऊपर किया था ना. नाही फोटो मेमरी काय काय व्हेरी गुड. सगळ्यांचं बरोबर आहे, काही वेगळं नाही. ठीक आहे, ज्यांनी ज्या सोर्सकडे ऐकलंय ते त्या पद्धतीने सांगते बरोबर आहे, बट फायनल कन्क्लुजन सेम आहे. ज्यांना माहित नाही हे घेणं नाही आपल्याला, हे कळालं तुम्हाला. ठीक आहे, हे लिहायला बाकीच्यांना वेळ होता म्हणून मी टाइमपास करत होतो. ठीक है, फोटो रीडिंग क्या होता है? फोटो रीडिंग मतलब नेक्स्ट पॉइंट टाइम आफ्टर विच velocity of projectile becomes perpendicular to velocity of projection. मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को परपेंडिकुलर बनती है, तो वो कितने टाइम के बाद बनेगी हमें यहाँ पे डिराइव करना है. ठीक है, कैसे डिराइव करेंगे? तू टैबलेट वेळेवर घेत जा बेटा, अभ्यास जास्त होतो तुझा. हे स्टेटमेंटची मीनिंग कितने लोगों को समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल and velocity of projectile at any instant and velocity of projection both are same or different? डिफरेंट है. कड़ा ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब थोड़े टाइम के बाद में. लगा तो करो कैलकुलेट टाइम. कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइडिया क्या है उसका, कंसेप्ट क्या लगेगी बोलो. सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर बनेगी, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 0. समझ में आ रहा है? तो डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है? देखो पहले कौन है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होती है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप. हे कुठून आलं? i कैप मतलब अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, जे कैप मतलब अलॉन्ग y एक्सिस यानी वर्टिकल. हमें मालूम है कि जब प्रोजेक्टाइल को अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है पवन. इसलिए ये क्या बन गई? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. अब थोड़ी देर के बाद जो वेलोसिटी बनेगी, हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इट विल रिमेन सेम, तो ये बनेगा u cos ऑफ थीटा इनटू i कैप. बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है. कितनी होती है? u sin थीटा माइनस ऑफ gt इंटू जे कैप. कुठून येतं हे? फर्स्ट लेक्चर मध्ये जे 4 फॉर्म्युले आपण बघितले होते, मोस्ट इंपॉर्टंट, उन्हीं का रिपीटेशन. अभी हमें क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है एंड उसको 0 के साथ इक्वेट करना है. असं का? बिकॉज हमने देखा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू होता है a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. अगर बोला है दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा बन रहा है 90, कॉस 90 0 है, इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट 0 आएगा. यही अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट कर दो, u एंड v. डॉट प्रोडक्ट जब भी लेते हैं तो क्या करते हैं हम? हे बघा असं असतं ना, a वेक्टर इक्वल्स टू a1 इंटू i कैप, b1 इंटू जे कैप एंड z1 इंटू के कैप. एंड b वेक्टर ले रहे तो ax ay आणि az. एंड b वेक्टर ले रहे तो bx i कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप. जब इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन तो करना क्या पड़ेगा हमें? आई कैप एंड आई कैप इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz. यही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले. तो अब देखो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भी कौन है? तो u cos थीटा इंटू u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
अब ये u साइन थीटा को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, मतलब कंडीशन क्या हो गई देखो, u साइन थीटा इंटू आ रहा है u साइन थीटा माइनस ऑफ gt, यानी ये a इन ब्रैकेट b प्लस सी हो गया। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, ए बी प्लस ए सी, तो u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस ऑफ u साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू कौन है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से अगर यू स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विच इज 1, तो क्या बचा यहाँ पे यू स्क्वेयर माइनस यू साइन थीटा टी इक्वल टू 0, जी टी यू साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0। अब माइनस वाली टर्म अगर उधर लेके जाएंगे तो फाइनली टाइम क्या बनेगा, सो दिस इज द टाइम इंटरवल जिसके बाद में वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, डन। हो ना, मग आपण झिरोच घेतलाय ना, मग इकडे काहीतरी अननोन होता, तो आपल्याला फाइंड करायचा होता। नाही नाही, प्रत्येक वेळी नसतो, जर दोन्ही परपेंडिक्युलर असेल तरच झिरो असतो। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल उसमें होने वाला जो चेंज है वो कितना होता है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी रैंडम टाइम इंटरवल के बाद में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कंडीशन क्या है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी थी उसकी, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा इंटू जे कैप थी। इधर सगळ्यांना कळतं है, हम दो कंपोनेंट लेते हैं, x के अलॉन्ग इसलिए आई कैप के साथ, y के अलॉन्ग इसलिए जे कैप के साथ। अभी थोड़ी देर बाद कोई भी रैंडम इंटरवल दिया आपको टाइम t, कितनी वेलोसिटी बनेगी, आत्ताच बघितलं होतं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉन्स्टेंट ही होता है, मतलब u cos थीटा आई कैप, बट वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है और वो बनता है u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप। हमें फाइंड क्या करना है, चेंज, और चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे क्या होगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ये बनेगा डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब फिर से वेक्टर को जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो रूल क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे उनकी डायरेक्शन डायरेक्ट एडिशन होगी, एंड जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे उनकी डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे u माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सबकी डायरेक्शन अपोजिट बन गई, यानी आई कैप के कंपोनेंट में से आई कैप का कंपोनेंट सब्सट्रैक्ट करना है, तो u cos थीटा माइनस u cos थीटा, तो आई कैप का कंपोनेंट कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। अब u साइन थीटा माइनस जी टी माइनस यू साइन थीटा, यू साइन थीटा यू साइन थीटा, तो क्या बनेगा, हो जे से दे, तो चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर एनी रैंडम टाइम इंटरवल बनेगी माइनस ऑफ जी टी इंटू जे क्या। अब इसमें स्पेशल केस होती है, एक बोला जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एंड जब प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन परफॉर्म करके ग्राउंड पे वापस आ रहा है तब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है कैलकुलेट करो। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तब के टाइम को हम कंसीडर करते हैं एज ए टाइम ऑफ, कौन सा टाइम,
टाइम ऑफ एसेंट, यानी ये जो टाइम था इट विल बी रिप्लेस्ड बाय टाइम ऑफ एसेंट, यानी रिप्लेस्ड बाय यू साइन थीटा बाय जी होगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, माइनस ऑफ जी, जी तो कैंसिल होगा, क्या बनेगा, इंटू टी का माइनस टी जे क्या टी पुट केला त्यामध्ये जी जी कैंसिल झाला, यू साइन थीटा एज इट इज इट एंड टी तो नहीं रहेगा, यू साइन थीटा। क्लियर? जब वो ग्राउंड पे आएगा तब क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। पवन, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी गुड, 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये बनेगा 2u साइन थीटा बाय जी, यानी डेल्टा v इज इक्वल्स टू, फिर से जी जी कैंसिल होके माइनस ऑफ 2u साइन थीटा बाय जी। क्या ये चेंज इन वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे एंड ग्राउंड पे, इसकी सिमिलर कंसेप्ट होती है चेंज इन मोमेंटम। बट चेंज इन मोमेंटम के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू स्पीड है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू क्या होगा, चेंज इन स्पीड, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का मोशन परफॉर्म करते टाइम मास कांस्टेंट है। यानी सेम वे हमें अगर यहाँ पे कोई भी रैंडम टाइम इंटरवल के बाद में चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, माइनस जी टू इंटू यम, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ यम इंटू जी टी इंटू जे क्या। अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट बोला जाता है तो क्या होगा, माइनस ऑफ यम इंटू यू इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू जे क्या। एंड अगर वो ग्राउंड पे आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ यम यू साइन ऑफ थीटा इंटू जे क्या। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई किया, नहीं कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं। वेरी गुड, जीरो ही आता है बट वो स्पीड का होता है। ये क्या है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन सेम है क्या, जब प्रोजेक्ट कर रहे तब, जब ग्राउंड पे आ रही है तब, चलो ना। नेक्स्ट, चेंज इन स्पीड। अब करो कैलकुलेट चेंज इन स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे एंड ऑन रीचिंग ग्राउंड पे। देखो ऑन रीचिंग ग्राउंड तो हमें मालूम है कि स्पीड दोनों केस में सेम थी, तो कितना आएगा, जीरो आएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर यू है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, मतलब टोटल वेलोसिटी कितनी बनेगी, सिर्फ यू कॉस थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे चेंज इन स्पीड कितनी होगी, यू कॉस थीटा माइनस यू। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन स्पीड। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, equation of trajectory and its other form। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड इट्स अदर फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था आकांक्षा, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक आहे, अब इसके अदर फॉर्म म्हणजे काय, सिंपल तेच फिरवा फिरवी इकडं, ये एक्स टॅन थीटा ॲज इट इज रहेगा, पवन 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा, कॉस स्क्वेअर थीटा। थांबा खूप अवघड आहे, वेळ लागतो त्याला, एवढी गडबड करत असता का,
साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर. हो गया अदर फॉर्म. कौन इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर. अभी सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर. एक्चुअली ये काम ऐसा नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेप है, ये काम का है. कब काम का है, अगर हमें y दिया है, x दिया है एंड बोला गया है कि थीटा कैलकुलेट करो, तो उस केस में दोनों में भी अननोन एक ही आना चाहिए. तो हम उसको टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करो. पढ़ लो, ये हो गया अदर फॉर्म. और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इसको दोनों साइड से टेन थीटा से डिवाइड करना है. तो टेन थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, y बाय टेन थीटा x टेन थीटा से डिवाइड करो इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये पहले से था. अब अगर x टेन थीटा से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 1 अपॉन एक्स. बट टेन थीटा मतलब कौन होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इथपर्यंत कळतंय बघा. अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, r को यानी रेंज को यहाँ पे लेके आना है. तो उसके लिए हम छोटी सी अरेंजमेंट करेंगे. देखो पहले x x कैंसिल हो जाएगा, ये y अपॉन एक्स टेन ऑफ थीटा ये एज इट इज रहेगा इक्वल टू 1 माइनस. अब यहाँ पे g है, हाँ यहाँ पे g है. अब देखो क्या होगा, ये g एज इट इज रहेगा. हमें यहाँ पे रेंज को लेके आना है. एक cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा. एंड ऊपर का g है उसको 1 अपॉन में लिख सकते हैं. मतलब सेम इक्वेशन में ये 2u स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा. x पहले से आता या जीला आपण असे लिहू शकतो का, कारण इथं असं असता वर घेऊन गेलो असतो आपण. ठीक आहे, बट ये ब्रैकेट जो है इट रिप्रेजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल रेंज. तो ये बनेगा y अपॉन एक्स टेन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय आर. यानी y इक्वल्स टू हो गया x tan ऑफ थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. राइट डाउन. दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बस इतना ही है, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है. करो राव. अब इसके एप्लीकेशन कुछ भी आ सकता है, इसलिए एप्लीकेशन के लिए हमें कंसेप्ट एप्लीकेशन 7, कंसेप्ट एप्लीकेशन 8, कंसेप्ट एप्लीकेशन 9, प्रोजेक्टाइल की 3 कंसेप्ट एप्लीकेशन है. तीनों के मिला के 40 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चन सॉल्व है. तो 50 प्लस 40 90 क्वेश्चन जो है वो आज के आज कंप्लीट करणे. ठीक आहे, हे जर आज व्यवस्थित सॉल्व करून कंप्लीट केले तर फॉर युअर लाईफ टाईम परत प्रोजेक्टाईल रिलेटेड कुठल्याच पार्टमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम नाही येणार. नाही तर हा प्रोजेक्टाईल खूप भयानक टॉपिक आहे. शिकवताना कळतं की तेच तेच चालू आहे, नवीन काहीच नाही, 2-4 गोष्टीचं रिपिटेशन आहे. बट हेच क्वेश्चन जर तुम्ही 2 दिवस गॅप देऊन जर परत क्वेश्चन रीड केला तर परत तुमचं लॉजिक आयुष्यभर लागणार नाही. कळालं ना, कारण घुमून फिरून प्रत्येक क्वेश्चनमध्ये तोच डेटा त्याच प्रकारचे क्वेश्चन असतात. जर आज वर्क केलं तर तिथं कन्फर्म प्रिपेअर होऊन जाईल. ठीक आहे, क्या ये वेरी गुड, ओळखलं म्हणजे. ठीक आहे, अब इसको कितने चेंबर होते, चेंबर कितने होते, घ्यायला नसतं का चेंबर, हर्ट नसतं प्लांटला, हर्ट नसतं. अरे काय सांगता तुम्ही, लिव्हिंग आहे का, प्लांट आहे, कोणी सांगितलं होतं,
ॲरिस्टॉटलला एवढं माहीत असतं तर मग कशाला. एटीन्थ 19th सेंचुरीपर्यंत यांना आपण लिव्हिंग थिंग कन्सिडरच करत नव्हतो. डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट जिन्होंने बोला था कि प्लांट्स आर लिव्हिंग थिंग्स. हा काय स्लोगन आहे? स्लोगन काय आहे? नाही, जगदीश चंद्र बोसच्या अगोदर माहिती होतं का? ॲज पर माय नॉलेज माहीत नव्हतं. आता पवन म्हणतोय म्हटल्यानंतर आपल्याला तिकडे लक्ष द्यावं लागेल. ठीक आहे. तर प्लांट्स लिव्हिंग आहे हे कशावरून सांगू शकतो आपण? सेन्स. माकड बसलंय. ठीक आहे. माकड कसं काढायचं? पवन सेम दिसतंय ना? म्हणजे माकड सारखं सेम दिसतंय ना? क्या ये मंकी है पेड़ के ऊपर बैठा है. इमॅजिन करा. कसं आहे ना, मला खूप भारी डायग्राम येतात, पण जर ॲक्च्युअल डायग्राम मी तिथे काढले तर तुम्ही तुमच्या ब्रेनची जी सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी इमॅजिनेशन ती युटिलाइजच नाही करणार. मी फक्त हिंट देतोय, मग तुम्ही ब्रेनमध्ये इमॅजिन करा. मस्त झाड आहे, मस्त माकड आहे ना. आणि इथं कोण आहे? न्यूटन. न्यूटनचा माकडाचा काही संबंध नव्हता बेटा. हे आपले वर्मा साहेब आहेत. हिटलर काय माकड मारत होतं काय? माणसं म्हणणं मग ते माकड आहे ते. हा हंटर आहे, शिकारी आहे. शिकारी आलं की त्याचप्रमाणे हा काय करणार आहे? गन आहे. गन मधून बुलेट फायर करणार आहे. यांनी ज्या इन्स्टंटला बुलेट फायर केली त्या इन्स्टंटला माकड झाडाच्या फांदीला पकडलेलं होतं. डेंजर वाटला म्हणून तो फांदी सोडून देणार आहे आणि माकड खाली पडणार आहे. विल द बुलेट हिट द माकड, सॉरी, विल द बुलेट हिट द मंकी? बघावं लागेल. काय बघावं लागेल? त्याच्यावर डिपेंड करेल. बर, अजून किती लोकांना वाटतंय की हिट करेल म्हणून? दोन माणसांना वाटतं की माकडला हिट करेल म्हणून. ठीक आहे. किती लोकांना वाटतंय की हिट नाही करणार म्हणून? हे बघा, ज्या डायरेक्शन मध्ये बुलेट फायर केली होती तिथून माकडाने काय केलं? ब्रांचला सोडून दिलं आणि तो खाली पडला. बुलेट हिट करेल का? किती लोकांना नाही वाटतं? रेज युअर हँड्स. आपलं ओपिनियन असलं पाहिजे, कळालं ना? त्यावर ऍटलीस्ट स्वतःला विश्वास असला पाहिजे. रेज युअर हँड्स. बर, किती लोकांना वाटतं की माकडाला हिट करेल बुलेट? अरे, किती लोकांना वाटतं हिट नाही करणार? आणि बाकीच्यांचं काय आहे? तळ्यात मळ्यात. म्हणजे करल पण करल ना, करणार नाही पण. काय कंडिशन काय काय बघावं लागेल आकांक्षा? कशावर डिपेंड करेल? बुलेटची रेंज लय लंबी असते बेटा. काय बघावं लागेल? अँगल बघावं लागेल. नाही नाही, अँगल तर तो का पवन आहे का कुठं पण अँगल? आता जिथं माकड होता तिथंच निशाणा लावणार नाही. काही विचारतो मला सांग. माकड जर इथं बसलंय तर ही गन याच डायरेक्शन मध्ये घेईल ना. तो माकड इथं बसलंय, गन अशी ठेवल का? मग कसला शिकारी येतो? नाही नाही, एक मिनिट. तुझा डाऊट क्लिअर झाला बेटा. त्यामुळे अँगलचं डिस्कशन नाही. जिथं माकड बसला त्या डायरेक्शन मध्ये अँगल धरला त्याने, चांगला शिकारी येतो. बुलेट किती टायमात पोहोचते आणि माकड खाली किती टायमात जातो? नाही, माकड ज्या इन्स्टंटला बुलेट फायर झाली त्याच इन्स्टंटला माकडाने सोडलं. आवाज आल्याला सोडणार ना. मग ते का विचार करणार का? रिएक्शन टाइम असतो त्याला. ते हुशार असतं आपल्यापेक्षा. काय? अरे एक वन बाय वन. हा बरोबर. मग करल का हिट? मग संपला विषय. प्रथमेश, डिस्टन्स कमी असला तर करल हिट.
आता डिस्टन्स तर झाडाखाली जाऊन लगेच असं फायर करत नाही कोणी, बरोबर एक नाही, एवढी मोठी गन घेऊन गेला मग दगडानं पण मारला असते माकड है ना, थोडंसं डिस्टन्स कन्सिडरेबल आहे. ते ना सांग मला प्रोजेक्टाईल फॉर्म करेल आणि सेल असतात आणि मेटाबॉलिझम समजतं म्हणून, माकडाला हिट करेल का बुलेट तेवढं सांग फक्त. येस नो. कसं पवनचं हो म्हण नाही कसं बेटा, तू हो म्हटल्यामुळे जे पहिले हो म्हणतो ते पण नाही म्हणायला लागले आता. जास्त नाही. गौतम गंभीरने ट्विट केलं की टीम हारली म्हणून. हा आकांक्षा. जशी फायर झाली बुलेट त्याच इन्स्टंटला त्यांनी उडीने मारली, उडीने मारली, जिथं पकडून बसला होता सोडून दिलं. हो नाही होणार. असं कसं लागू पण शकते, ती काय प्रोबॅबिलिटी चालू आहे का? बुलेट अशी जाऊन अशी येईल का? हा म्हणजे आकांक्षाला काय म्हणायचंय की माकड खाली येत आहे, बुलेट वर गेली आणि येता येता माकडाला लागली, तर माकड काय वेट करणार आहे का कधी येते म्हणून? आपलं मी काय सांगतोय, तो दगडनी फेकून मारला आपण. बुलेट 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 कळतं का? बघितली नसेल गन बुलेट, अंदाज येतो का तुम्हाला? अशी येताना पडताना लागेल म्हणे काही पण. हा प्रथमेश तू सांग बेटा, कर एक्सप्लेन. माकड तिकडं आहेच नाही तेवढा वेळ, जसा आवाज ऐकला माकडाने सोडून दिलं, म्हणजे नाही हिट करणार. बरं अजून कोण आहे की ज्यांना वाटतं बुलेट फायर केल्यानंतर माकडाला हिट करेल म्हणून? रेज युअर हँड्स. दोन तर ओपिनियन चेंज केले. शुभम. स्पीड ऑफ बुलेट जास्त असते म्हणून हिट करेल. वा वा व्हेरी गुड. काय आन्सर देताय तुम्ही बेटा? स्पीड ऑफ बुलेट जास्त जरी असली ना तरी बुलेटचा आवाज ऐकला आणि हा इथं आहे का बुलेट फायर केल्यानंतर? बुलेटला इथपर्यंत यायला काही ना काही टाइम लागणार आहे ना, तेवढ्या टाइम मध्ये माकड इथं आहे का? शुभम मग करेल का हिट? शुभम थांबा थांबा तुम नाही 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 ना, ज्याचा डाऊट आहे ना त्याला मला एकदा. शुभम असं विनाकार वाटतं म्हणून सांगू नको मला, इथं एक्सप्लेनेशन दे. अंदाजे नाही बेटा, हे फिजिक्स आहे. 4 दिवसापासून आपण इथं प्रोजेक्टाईल स्टडी करतोय. हां शुभम कळालं का? काय वाटतं तुला, हिट करेल की नाही? नाही करणार. अजून कोणी आहे का ज्याला वाटतं बुलेट फायर केल्यानंतर हिट करेल म्हणून? हां काय खर्च उठून? बर सगळ्यांचं कन्फर्म आन्सर आहे बुलेट विल नॉट हिट द मंकी, आणि ते एकदम चुकीचं आन्सर आहे. कळालं ना? बुलेट कन्फर्म 100% मंकीला हिट करणार आहे. किती लोकांना वाटतं हिट करणार आहे म्हणून? फक्त आता मी म्हटलं म्हणून ओपिनियन चेंज करू नका. मी सांगितलंय की माझ्यावर विश्वास कमी ठेवा, फिजिक्सवर जास्त ठेवा. कळालं ना? नाही मी विचारतोय तुम्हाला, मी आन्सर दिलंच नाही अजून. मी तुमचं ओपिनियन किती लोक बदलतात ते चेक करतो. तो आता किती लोकांना वाटतं की बुलेट हिट करेल मंकीला? आता परत कस काय तू हातवर करतोय, पहिलेच नाही म्हटला होता. कस काय रिझन? हा किती लोकांना वाटतं हिट नाही करणार म्हणून? बाकी ज्यांना कन्सेप्टच कळत नाही. तू सांग तुला काय वाटतं? काही पण करू द्या, नाही करणार. बुलेट कन्फर्म हिट करणार आहे. काय हिट करणार याचं रिझन बघा. बुलेट फायर झाल्यानंतर इट विल परफॉर्म विच मोशन? प्रोजेक्टाईल मोशन. हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी यू कॉस थिटा आहे, हिचा काहीच फरक पडणार नाही, हिला सोडून द्या, ही कॉन्स्टंट आहे. कळालं? बट वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है? बट एक्सेलरेशन आहे का? जर एक्सेलरेशन नसेल पवन, जर एक्सेलरेशन नसेल तर ऍक्च्युअल हे जे वर्टिकल डिस्टन्स आहे बुलेट किती कव्हर करेल? y इक्वल्स टू यू साइन थिटा इंटू टी कव्हर करेल इफ ग्रॅव्हिटी इज नॉट प्रेझेंट. बट ग्रॅव्हिटी होतीही आहे ना, शिकार माकड वगैरे आपल्याकडेच असतात. मग याचा अर्थ काय करेल? हे जे व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे ते यू साइन थिटा इंटू टी एवढंच असेल की डिफरंट असेल? व्हेरी गुड, डिफरंट असेल. आणि ते पण किती असेल? कमी असेल. किती असेल सांगा? y इक्वल्स टू यू टी मायनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर, तो यू साइन थिटा मायनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर. क्लिअर? हे काय मिळालं आपल्याला?
व्हर्टिकल डिस्टन्स, कळालं ना, प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये जे बुलेट कव्हर करणार आहे, कळालं, कुठं, या पाथवर, ज्या पाथनी मंकी बसला होता खाली पडणार आहे. क्लिअर. बट आता सोबत काय होणार आहे, मंकीने त्याच इन्स्टंटला हात सोडले होते, मंकीचा काय होणार आहे, वाघ होणार आहे का, काय होणार आहे, फ्री फॉल होणार आहे. आणि या फ्री फॉल मध्ये मंकी किती डिस्टन्स कव्हर करणार आहे, यू तर 0 आहे ना, त्यांनी सोडलं होतं म्हणून, किती कव्हर करणार आहे, हाफ ऑफ. आता दोन्ही मध्ये कम्पेअर करा. कुठेही बसलेला असला माकड, कळालं ना, कितीही जोरात खाली पडला तरी पण बुलेट विल डेफिनेटली हिट द माकड, त्याला कोणीच वाचू शकत नाही. कळाला का. पण आता मी म्हणतोय म्हणून हो म्हणू नका. हे बघा, हाफ जी टी स्क्वेअर म्हणजे इथला मंकी हा इथं आला, बरोबर आहे, टी इतक्या टाइम मध्ये, म्हणजे हे डिस्टन्स किती झालं, हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर. आणि त्याच इन्स्टंटला या बुलेटनी ऍक्च्युअली एवढं डिस्टन्स कव्हर करायला पाहिजे होतं, बट हे मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर आहे ना, म्हणजे एवढं करायच्या ऐवजी हे मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर तो करत नाही, म्हणजे बुलेट इथपर्यंत जाते बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. त्यामुळे तो इथं असला इथं हिट करेल, माकड इथं असला इथं हिट करेल, माकड इथं असला इथं हिट करेल. हे कशावर डिपेंड करेल, कुठे हिट करणार आहे, वेलॉसिटी ऑफ द बुलेट, मजल वेलॉसिटी ऑफ द बुलेट. कळालं ना. वेलॉसिटी जर कमी असेल तो ग्राउंडच्या जवळ हिट करेल, वेलॉसिटी जर हायेस्ट मॅक्झिमम असेल तिथंच हिट करेल. जे नेग्लिजिबल होईल ना ते इकडं पण होईल, इकडं पण होईल. कसं कसं असं कसं माकड जास्त. हे बघ, हत्ती आहे, कुत्रा आहे, दोघांना डोंगरावर, बडबड नको ऐकून घेईन तू, पवन तुला भाऊ भेटला बघ. डोंगरावरून हत्ती आणि कुत्रा आपण खाली ड्रॉप केले दोघांना, खाली कोण लवकर पडेल, हत्ती पडेल, बरोबर आहे की नाही. असंच सगळ्या येड्या गावळ्यांना वाटत होतं, जोपर्यंत गॅलिलिओनी प्रूव्ह नाही केलं की ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, हत्ती आणि कुत्रा सोबत पडतील. कळलं का. मग तुला असं वाटलं होतं थोड्या वेळासाठी माकड जोरात पडल, बुलेट हळूहळू पडल, बरोबर आहे की नाही. असं नाही होणार. तर ग्रॅव्हिटी का इफेक्ट जितना बुलेट के ऊपर होने वाला है उतना ही माकड के ऊपर होने वाला है. प्रथमेश, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. थोडा अजून विचार कर, थोडं थोडं लक्ष देईल तुला हळूहळू. क्लिअर आहे. बाकीच्यांना अजून किती लोकांना वाटतं की बुलेट विल हिट द माकड. अरे अरे आता एक्सप्लेन केलं ना, हो म्हणा ना. आता किती लोकांना वाटतं हिट नाही करणार म्हणून, असं कोण नाही ना आता. क्लिअर आहे सगळ्यांना. फक्त कंडिशन काय आहे, निशाणा माकडावर लावा, कळालं ना. नाहीतर कुठं पण फायर केला माकडा लागली पाहिजे असं नाही होणार. चलो हो गया. बाकी कितने टाइम के बाद हिट करेगा, कितने हाइट के बाद हिट करेगा ते तर आपल्याला माहिती कसं काढायचं, फक्त ही कंडिशन लक्षात ठेवा. और ये ऑलवेज ऍप्लिकेबल आहे का. ऑलवेज ऍप्लिकेबल. ते पाखरं मारतात बघा छोटे छोटे मुलं गावाकडं, बरोबर आहे नाही, त्यांच्याकडे गन नसते, काय असते, व्हेरी गुड, त्यांनी फायर करता म्हणजे स्टोन मारतात, सेम कंडिशन होते. पण माकडाला मारणं सोपं आहे, बर्डला सोपं नाही. का बरं, बर्डचा फ्री फॉल होत नाही, कळालं. त्यामुळे जोपर्यंत ते बसलेला आहे तोपर्यंत जर जागला त्याला तरच होणार, जर तो आपल्या जागेवरून डिस्प्ले झाला तर मग ते पॉसिबल नाही, कळालं. बट माकडाचा कार्यक्रम होणार, फ्री फॉल झाला नाही तर मग नाही लागणार. पण नॅचरली ना बेटा, ते माकड आहे ना फ्री फॉल करत असते. असं आहे का वर्गाला डेंजर, गोळीचा आवाज आला आपण मरणार आहे, तो शांत बसला आरामशीर, बघू दे पुढचं पुढं काय होईल ते. मतर असेल तर, दुसऱ्या पाठीवर गेलं तर, वर उडी मारली तर मग नहीं होणार. हे कधी कंडिशन है, अगर बुलेट फायर हो गई और उसी इंस्टेंट पे माकडाने हाथ सोडून दिले तरच. क्लियर. चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हा प्रोजेक्टाइल का. किती वाजता आहे, ठीक आहे. हा प्रोजेक्टाइल अँड प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अन इन्क्लाइन प्लेन, दोनच पॉइंट आहेत है ना, 20 to 25 मिनिट्सचे, आणि त्यावर एकच कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन आहे. दॅट पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमॉरोज लेक्चर. ठीक आहे. आज आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 7 आणि 8 बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल या कंप्लीट करायचे. 9चे पण सॉल्व्ह होतील. 9 पर्यंत झालंय का सांगितलं होतं, पण आता 2 पॉईंट राहिलेत आपले अजून. सिंपल एकदम, एक 10 मिनिटमध्ये. चैताली 10 मिनिट फक्त, ठीक आहे. जा, मी रेकॉर्डेड पाठवतो.
एक 10 मिनिट फक्त. हा प्रोजेक्टाईल या फिर प्रोजेक्टाईल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग. राईट डाऊन. रेकॉर्ड टेस्टला सेंड करू मेसेज. हा प्रोजेक्टाईल तुम्ही परत येणार आहे ना. राईट डाऊन. हा प्रोजेक्टाईल और प्रोजेक्टाईल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम बिल्डिंग. लेक्चर है का. हा प्रोजेक्टाईल और प्रोजेक्टाईल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ बिल्डिंग. इसका एग्जांपल बोलो कहां पे होता है इसे. बिल्डिंग वरून एखादी बॉडी फेकली आपण, कळालं ना. तो वहां पे क्या होगा, अशी फेकली आपण, अशी पडणार आहे बॉडी. काय नाही हो, तर मग तेच सांगितलं ना, बॉडी अशीच पडणार ना. वर्टिकली ड्रॉप किया वो अलग है और ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया वो अलग है. वा वा, वो काय फिरायला जायचे काय. हॉट वॉटर वॉटरफॉल. जाओ, तुला काही कळत नाही, तुझ्या शांत बस. ठीक है. तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल है. तो इसमें कंडीशन क्या है कि बिल्डिंग के ऊपर से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है. कळालं ना. तो इसको बोला जाता है कि हाफ प्रोजेक्टाइल. का बर हाफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि पूरा पैराबोलिक पाथ कवर नहीं कर रहा है, आधा ही कवर कर रहा है. ठीक है. तो इसमें हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ती है. बस हम क्या करते हैं, ओरिजिन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं. उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, मतलब ये इस तरह से ट्रैवल करेगा. इनिशियली जो वेलोसिटी हमने दी थी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. इसका मतलब ux इक्वल टू यू बनेगा, बट uy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. लेकिन एक बार उसको हमने थ्रो कर दिया, उसके बाद हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट, यानी ax बनेगा, बट ay कितना रहेगा, प्लस जी या माइनस जी. क्योंकि अभी एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है. फक्त एवढाच चेंज होणार, बाकी पूरा पार्ट सेम है. आपले ते 4 इक्वेशन. जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए आफ्टर एनी टाइम इंटरवल, कितनी होगी, u cos थीटा. बट ये u cos थीटा मतलब डायरेक्टली u ही है, मतलब जो थीटा 0 असतो ना हॉरिजॉन्टली, मतलब vx इक्वल टू क्या बनेगा, u बनेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. मतलब जब तक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को फॉल नहीं कर रहा है तब तक उसकी वेलोसिटी u रहेगी. ठीक है. देन v अगर चाहिए, vy कितनी होगी, u साइन थीटा है ही नहीं ना, uy 0 था, सिर्फ gt. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस x कितना होगा, u इंटू टी. स्पीड इंटू टाइम है ना, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो. वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट कवर करेगा, हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर. पहले 4 इक्वेशन जो बोला था ना स्टार्ट में, वही चारों इक्वेशन, बस डेटा ये पुट किया है यहाँ. क्लियर है. तो यहाँ पे बस अगर मैं इस t को x बाई यू लिखूंगा, अब ध्यान से सुनो, t को क्या लिख रहा हूं मैं, x बाई यू. क्यों आहे म्हणून x इक्वल टू यू टी, तो t इक्वल टू एक्स बाई यू, और वो x बाई यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आई विल गेट एक्सप्रेशन एज y इक्वल टू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर. तो हाफ प्रोजेक्टाइल के जितने सारे क्वेश्चंस है ये एक ही फॉर्मूला सॉल्व करके देता है. y का मतलब क्या है, हाइट, ये हाइट. x का मतलब g तो कांस्टेंट है, u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है. हाँ बोल. g माइनस का नाही घेतलं, कारण बॉडी पण डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन पण डाउनवर्ड है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है तो वो प्लस रहेगा. अगर अपवर्ड थ्रो करते तो, अब बोलो नीचे गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा, तोच आपला नेहमीचा रूट ऑफ 2h बाय जी. तो ये x इक्वल्स टू अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ut, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है r इक्वल्स टू u इन ब्रैकेट रूट ऑफ 2h बाई जी. ये ऐसे भी हो सकता है. सेम जो फ्री फॉल के लिए कंडिशन्स थी वो एज इट इज एप्लीकेबल है. कळतंय का, मी इकडे बघ ना, कळालं का, लिहून झालं. ये हो गया हाफ प्रोजेक्टाइल.
अब इसमें और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो अभी हमने प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल बना सकता है, ऐसे थ्रो कर सकते हैं या फिर ऐसे थ्रो कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक स्लाइड चेंज होगा। कौन सा, यहाँ पे ux को u नहीं ले सकते हम, हमें u cos थीटा लेना पड़ेगा एंड uy को u sin थीटा लेना पड़ेगा। बाकी जो कंडीशन है ax इक्वल टू 0 एंड ay इक्वल टू प्लस जी, इट विल रिमेन सेम। कळलं ना, ये स्पेशल केस है। अगर थीटा दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये कब था, अगर प्रोजेक्टाइल को डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो, ये कब है, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल बन रहा है तो एज यूजुअल कंपोनेंट्स ले रहे हैं, थीटा का एडजेसेंट इसलिए cos थीटा हॉरिजॉन्टल में, एंड दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल में मतलब sin थीटा। ठीक है, बाकी कंडीशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चेंज होगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल में और एक लास्ट की केस है, घ्यायची का उद्या घ्यायची, ठीक है चालेल। तो इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी जो डाउट्स, एंड रिमेनिंग जो पार्ट होगा इनक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।